अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? am I audible? Loud and clear? Okay, great. Welcome back. So yesterday actually I had a prior commitment, एक मीटिंग निकल आई थी अर्जेंट, so I couldn't join. उसका अब देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा सेशन प्लान करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मेरे कोविड के दिनों में भी हमारी एक आधी क्लास मिस हो गई थी, so we are just falling a bit short of our content coverage जितनी अब तक हो चुकी होनी चाहिए थी, तो उसके लिए फिर हम कुछ एक्स्ट्रा एक दो सेशंस प्लान कर लेंगे. At the end of the session we will discuss your availability on the weekend. या नेक्स्ट वीक में हम लाइक 3 सेशंस भी कर सकते हैं, तो वी विल सी कि हम किस किस दिन मैनेज कर सकते हैं. ओके, सो मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके, अलीम अपना ऑडियो आउटपुट चेक करें प्लीज. वैसे तो पता नहीं अभी आवाज़ आपको गई होगी. सो लेट्स कंटिन्यू. अच्छा, थर्ड चैप्टर हमने डिस्कस करना शुरू किया था, और हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था ना. वी स्टार्टेड डिस्कसिंग द थर्ड चैप्टर. वी डिस्कस 5 फोर्सेस मॉडल, राइट? हमने 5 फोर्सेस को डिस्कस किया था, करेक्ट? ओके, ग्रेट. तो थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट इंडस्ट्री, द कंपटीशन. थर्ड चैप्टर में तीन चार ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और अगर आपके ये वाले एरियाज क्लियर हैं, आपके इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग ग्रिप है, तो समझिए आपकी कंपेटिटिव एनवायरनमेंट का टॉपिक तैयार है. सबसे पहले इसमें आपको प्राइमरली, जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था, आपको इंडस्ट्री और मार्केट का डिफरेंस पता होना चाहिए. अगेन ये एक जेनेरिक कंसेप्चुअल डिस्कशन है, इसमें से कभी क्वेश्चन आया तो नहीं है, मतलब एग्जामिनर कभी ये नहीं कहेगा कि डिफाइन करें इंडस्ट्री को या मार्केट को डिफाइन करें, लेकिन कंसेप्चुअली आपको इंडस्ट्री और मार्केट का तमीज अपना होनी चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए. टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, ये वाला सवाल एक दफा आ चुका है पेपर में, इसका मैंने आपको क्वेश्चन भी दिखाया था. फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री के ऊपर एक क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. इंडस्ट्रीज की टाइप्स कौन कौन सी होती है. फिर इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट देखा था कन्वर्जेंस का. कन्वर्जेंस क्या होती है, राइट? व्हाट इज कन्वर्जेंस? तो ये बेसिकली कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. दीज आर कोर कॉन्सेप्ट्स. इनमें से अभी तक सिर्फ ये वाला एरिया पेपर में एक दफा टेस्ट हो चुका है, शॉर्ट क्वेश्चन 4-5 नंबर का. अदर देन दैट एग्जामिनर हैज नॉट टेस्टेड एनीथिंग फ्रॉम दिस, राइट? उसके बाद इस चैप्टर में आपके पास 3 मॉडल हैं, एक्चुअली 4 मॉडल थे. चौथा मॉडल लाइफ साइकिल मॉडल इस चैप्टर से निकाल के मार्केटिंग में डाल दिया है. तो बल्कि मैंने ये जो चैप्टर आपसे शेयर किया उसमें लाइफ साइकिल मॉडल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो आप लाइफ साइकिल मॉडल जो है उसको इस चैप्टर में ना पढ़ें बेशक, बल्कि मैं इस चैप्टर को अपडेट करके लाइफ साइकिल मॉडल माइनस करके दोबारा भेज दूंगा आपको, बिकॉज लाइफ साइकिल मॉडल हैज बीन मेड अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग टॉपिक, मार्केटिंग एसेंशियल्स. ठीक है, तो इस चैप्टर में कन्वर्जेंस बेसिकली कहते हैं, बेटा हमने ये लास्ट वीक डिस्कस किया था. कन्वर्जेंस कहते हैं जब दो इंडस्ट्रीज आपस में मिल जाती हैं अपने अपने प्रोडक्ट्स के हवाले से. जब एक दो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएं, कस्टमर उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री मैनर में यूज करना शुरू कर दे, या सप्लायर्स को महसूस हो कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है. इसे हमने लास्ट वीक काफी डेलिब्रेट डिस्कशन की थी. तो सप्लाई लेड कन्वर्जेंस होती है, डिमांड लेड कन्वर्जेंस होती है. उसके बाद इस चैप्टर में आपके पास है फ्रेमवर्क एंड मॉडल. इस चैप्टर में आपके पास 3 मॉडल्स हैं, और ये तीनों मॉडल पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट है. पहला है 5 फोर्सेस मॉडल, जिसके मैंने आपको लास्ट वीक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपके हवाले किए थे, पास पेपर क्वेश्चंस भी दिखाए थे. इस पे हमने बड़ी डेलिब्रेट थॉट की थी. मैंने अभी जो टेस्ट अपलोड किया उसमें भी इसके बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 5 फोर्सेस के, वो भी जरूर देखिएगा. 5 फोर्सेस मॉडल का पर्पस क्या होता है? इंडस्ट्री के कंपटीशन को डिटरमिन करना. दूसरा मॉडल है इसके अंदर स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स एंड स्ट्रेटेजिक स्पेसेस, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस. स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, कैसे डिस्कस किए जाते हैं, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस कैसे करते हैं, स्ट्रेटेजिक स्पेस क्या होती है. ये वाला मॉडल अभी तक पेपर में अनटेस्टेड है. 5 फोर्सेस मॉडल पेपर में मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हो चुका है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका. इसके ऊपर मल्टीपल एविडेंसेस पास्ट पेपर में हमें मिल जाते हैं. आपके जो चैप्टर एंड पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें भी 5 फोर्सेस मॉडल के पास्ट पेपर क्वेश्चंस काफी सारे दिए हुए हैं. तो 5 फोर्सेस मॉडल पेपर में एग्जामिनर प्रिसाइजली पूछता है, बारहा पूछता है. और तीसरा इसके अंदर है बीसीजी, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स. वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल, 2 दफा आ चुका है पेपर में, और जब भी आता है इसमें सिनेरियो आता है. एक ही आया था विंटर 19 में, और उसके बाद ही आया समर 21 में. ये मॉडल 2 दफा आ चुका है पेपर में. आज की हमारी जो मेन डिस्कशन है वो इस मॉडल के ऊपर है. ये भी हम डेफिनेटली डिस्कस करेंगे, स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एक आसान सी डिस्कशन है, ये थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन है, इस पे डेलिब्रेशन हम थोड़ी ज्यादा करेंगे. तो ये 3 मॉडल्स हैं और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपके थर्ड चैप्टर के अंदर, राइट? तो थर्ड चैप्टर में आपके पास जो कोर एरियाज हैं उसके हवाले से अगर देखा जाए, तो यू हैव दीज core components that mainly talk about some of the important areas and some of the important discussion regarding. So let me open it again. थर्ड चैप्टर आपका, तो इसमें ये लाइफ साइकिल मॉडल जो है, ये बल्कि मैं इसको माइनस करके दोबारा भेज दूंगा आपको. मैंने इसमें माइनस नहीं किया था, ये बीएमएस में इसमें होता था. अब इसको उठा के ये मार्केटिंग के टॉपिक में ले गए, क्योंकि ये प्रोडक्ट के साथ ज्यादा रिलेट करता है. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि अब की जो नई इन्होंने जो स्कीम बनाई है किताब की, उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी बेहतर कर दी है. दे हैव इम्प्रूव्ड द फ्लो ऑफ द टेक्स्ट एंड द फ्लो ऑफ द बुक, जिसकी वजह से बुक की जो रीडिंग एबिलिटी है
स्टूडेंट्स की वो थोड़ी सी बेहतर हो गई है. सो दैट इज एन इंटरेस्टिंग एंड एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट दे हैव डन. और मुख्तलिफ चैप्टर्स में इन्होंने क्लैरिटी जो है वो इम्प्रूव कर दी है. तो 5 फोर्सेस मॉडल के बाद नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेटेजिक ग्रुप एंड स्ट्रेटेजिक स्पेसेस. हमने डिस्कस किया था, इफ यू रिमेंबर, हमने बात की थी, वी डिस्कस दैट एक इंडस्ट्री के अंदर हमने बात की थी कि एक इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट्स होते हैं. इंडस्ट्री एक बहुत ब्रॉड फिनोमिना है. इंडस्ट्री इज वेरी मच ब्रॉड. इंडस्ट्री जो होती है ये बड़ी वसी होती है. फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी वसी है. इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स बने होते हैं, डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3. कंपटीशन टिपिकली सेगमेंट लेवल पे होता है. जो फर्म्स आपस में कम्पीट करती हैं वो सेगमेंट लेवल पे कम्पीट करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है पूरी. ऑटोमोबाइल एक पूरी इंडस्ट्री है. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट सेगमेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक सेगमेंट है ऑटोमोबाइल असेंबली. एक सेगमेंट है ऑटोमोबाइल की असेंबली. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक और सेगमेंट है स्पेयर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग. ऑटोमोबाइल असेंबली इंडस्ट्री का एक और सेगमेंट है ये 3S फॉर एग्जांपल, सेल सर्विस एंड, ठीक है, तो सेल्स एंड सर्विस एंड स्पेयर पार्ट, 3S जिसे कहते हैं. तो शोरूम्स जो होते हैं, राइट. तो डिफरेंट सेगमेंट्स हैं. इसी तरह ये एक और सेगमेंट है जो रिपेयर इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल रिपेयर. ये पूरी इसके अंदर एक सेगमेंट है पूरा ऑटोमोबाइल के रिपेयर्स का. अब डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट सेगमेंट्स में ऑपरेट कर रही होती हैं. आप जब भी अपना कंपटीशन डिटरमिन करते हैं सेगमेंट लेवल पे करते हैं. फिर एक सेगमेंट के अंदर अंडर वन सेगमेंट, एक सेगमेंट के अंदर डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स होते हैं. फिर अब ऊपर आ जाता है सेगमेंट. और अब जब आप एक सेगमेंट को एक्सपेंड करते हैं तो सेगमेंट के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स पाए जाते हैं. ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं ऐसे ग्रुप को, ऐसे फर्म्स के क्लस्टर को जो बहुत क्लोजली compete करते हैं आपस में. उनकी स्ट्रेटजी एक जैसी होती है, उनके रिसोर्सेज एक जैसे होते हैं, उनका वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक जैसा होता है. फॉर एग्जाम्पल नेस्ले एंड यूनिलीवर. नेस्ले एंड यूनिलीवर आर पार्ट ऑफ द सेम स्ट्रेटेजिक ग्रुप. नेस्ले का मुकाबला गोरमे के साथ नहीं है. नेस्ले का मुकाबला केक्स एंड बेक्स के साथ नहीं. नेस्ले का मुकाबला यूनिलीवर के साथ है. मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस हैं, ह्यूज वॉल्यूम्स हैं. गोरमे का मुकाबला अपने जैसी कंपनियों के साथ है, केक्स एंड बेक्स के साथ है. तो गोरमे, केक्स एंड बेक्स, ब्रेड एंड बियॉन्ड, डॉन का जो प्रोडक्ट जो डॉन का जो ब्रांड है, ये एक ग्रुप है. ये क्लोजली compete करते हैं आपस में क्योंकि इनका वॉल्यूम सेम है, इनकी मार्केट अप्रोच सेम है, इनका बिजनेस रिसोर्सेज एक जैसे हैं. इसी तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में देख लें. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ऑटोमोबाइल असेंबली जो है ये एक सेगमेंट है. अब इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं. होंडा है, टोयोटा है, BMW है, फेरारी है, मर्सिडीज है. अब BMW, मर्सिडीज फॉर एग्जांपल ये एक ग्रुप है. BMW और मर्सिडीज जो है इनका आपस में डायरेक्ट कंपटीशन है. माइट बी पॉसिबल कि BMW का कंपटीशन होंडा के साथ नहीं है या टोयोटा के साथ नहीं है. होंडा एंड टोयोटा एंड सुजुकी माइट बी अ पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप. होंडा टोयोटा जो है ये एक ग्रुप का हिस्सा है, ठीक है ना. दे आर पार्ट ऑफ द सेम ग्रुप, राइट. सो बेसिकली होता क्या है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं ऐसे ग्रुप को जिसके साथ आप डायरेक्टली compete कर रहे होते हैं एक सेगमेंट के अंदर. तो अगर आप हायरार्की देखें तो हायरार्की क्या बनती है? इंडस्ट्री टॉप पे है, इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट है, सेगमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक ग्रुप है. क्लोजेस्ट कंपटीशन ग्रुप लेवल पे होता है, उससे ऊपर सेगमेंट लेवल पे होता है और ब्रॉडेस्ट लेवल पे इंडस्ट्री लेवल पे होता है, राइट. तो अगर आप डिफाइन करें स्ट्रेटेजिक ग्रुप को तो इट इज बेसिकली क्लस्टर ऑफ फर्म विद इन एन इंडस्ट्री दैट हैव कॉमन एसेट्स दैट फॉलो कॉमन स्ट्रेटजीज फॉर देयर की डिसीजन वेरिएबल्स. डिसीजन एक जैसे होते हैं, इनके एसेट्स एक जैसे होते हैं, ठीक है. हाँ, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर कंपटीशन ही चंद है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ग्रुप हैज नो प्रैक्टिकल वैल्यू. इसकी एग्जांपल क्या है? टेलीकॉम सेक्टर इन पाकिस्तान. अब टेलीकॉम सेक्टर इन पाकिस्तान के अंदर क्योंकि नंबर ऑफ कंपनीज ही लिमिटेड है ना, 4-5 कंपनी है गिनती की, और वो सारी की सारी कंपनीज एक जैसी है, तो वहां पे ग्रुपिंग नहीं हो सकती. टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ग्रुपिंग नहीं हो सकती. लेकिन अगर आप टेक्सटाइल सेक्टर की बात करें तो निशात, गुल अहमद, सफायर, ये जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये एक ग्रुप है. फिर जो बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट जो अपना टेक्सटाइल यूनिट्स लगे हुए हैं वो कोई और ग्रुप होगा, ठीक है ना. सो व्हेन देयर आर मेनी कंपेटिटर्स इन द इंडस्ट्री, जब एक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं तो आपका एनालिसिस सिंप्लीफाई हो जाता है व्हेन यू यूज स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स टू इवैल्यूएट योर ओन स्ट्रेटजी एंड स्ट्रेटजीज ऑफ योर कंपटीशन. आ रही बात समझ? जब आप एक इंडस्ट्री लेवल पे देखते हैं तो जब बहुत बड़ा कंपटीशन सेट मौजूद है, देयर आर टू मेनी कंपेटिटर्स, तो फिर आसानी हो जाती है, थोड़ी सी सहूलत हो जाती है ये मालूम करने में कि आपका जो ग्रुप है वो कौन सा है, आप किसके साथ क्लोजली ऑपरेट कर रहे हैं, आपकी स्ट्रेटजी किसके साथ मैच कर रही है. इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप, राइट. FMCG की मिसाल ले लें. फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड कंपनीज जो है, चूंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, सो मेनी प्लेयर्स, सो मेनी कंपेटिटर्स आर देयर, तो कुछ ग्लोबल लेवल कंपनीज लाइक नेस्ले एंड यूनिलीवर ये आपस में कम्पीट करती हैं, इनके प्रोडक्ट्स एक जैसे. कुछ नेशनल लेवल कंपनीज हैं, मिचेल एंड नेशनल. अब मिचेल एंड नेशनल जो है इनका कोई ताल्लुक नहीं नेस्ले. ऑफ कोर्स दोनों की इंडस्ट्री सेम है, ठीक है, माइट भी दोनों का सेगमेंट भी सेम हो, पॉसिबल है कि दोनों का सेगमेंट जो है वो भी सेम हो, लेकिन फिर भी इनकी आपस में कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है. इसी तरह कन्फेक्शनरी कंपनीज हैं, गोरमे और डॉन है, ये भी FMCG में आती.
अच्छा, स्ट्रेटेजिक ग्रुप का फायदा ये होता है कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस से हम अपनी स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। हम अपनी स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस का फायदा ये होता है कि हम अपनी स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। वी आर एबल टू प्रायोरिटाइज आवर स्ट्रेटजीज। कंपनीज जो है वो अपनी स्ट्रेटजीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप है जिसमें कंपनीज अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन करना चाहती है। एक अलग ग्रुप है जिसमें इनोवेटर्स हैं। जैसे अगर मोबाइल फोन की एग्जांपल ले लें, अब मोबाइल फोन मार्केट के अंदर एप्पल और सैमसंग जो है दे आर द इनोवेटर्स। एप्पल एंड सैमसंग स्मार्टफोन्स के अंदर ये इनोवेटर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ये इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फोल्डेबल स्मार्टफोन सैमसंग ने लॉन्च किया। ठीक है, अच्छा, फिर कुछ फॉलोअर्स होंगे जो अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन करते हैं। कुछ कंपनीज जो है वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी से अपनी सक्सेस को सीख करती हैं। अब इनकी प्रायोरिटीज वेरी करेंगे। लाइक दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, एक इलस्ट्रेशन है ये बताने के लिए कि स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स कैसे डिफरेंटली ऑपरेट करते हैं। तो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन टू टेल दैट हाउ स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स ऑपरेट। फॉर एग्जांपल, वो कंपनीज जो अपनी मार्केट पोजीशन मेंटेन करना चाहती हैं, मार्केट पोजीशन मेंटेन करने से क्या मुराद है, कंपटीशन में अपने आप को बरकरार रखना, इनके लिए कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट पोजीशन मेंटेन करने के लिए दे हैव टू वर्क आउट देयर कॉस्ट। ऑन द अदर हैंड, वो कंपनी जो इनोवेटर्स हैं इनके लिए कॉस्ट आखिरी प्रायोरिटी है। इनकी देखें कॉस्ट एंड पे आ गई। इनके लिए क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, इनके लिए प्रोडक्ट ब्रांड सबसे इंपॉर्टेंट। तो आपकी प्रायोरिटीज ये आपके डिसीजन वेरिएबल है ना, दीज आर योर डिसीजन वेरिएबल्स। ये आपके बिजनेस के डिसीजन वेरिएबल्स हैं। तो आपके डिसीजन वेरिएबल्स की जो प्रायोरिटीज हैं वो वेरी कर जाती है आपके डिसीजन वेरिएबल्स की। माना ना, मार्केट पोजीशन मींस सर्वाइवल। सर्वाइवल मार्केट पोजीशन कहते हैं सर्वाइवल को, यानी नॉर्मली जो मार्केट फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए सर्वाइवल इंपॉर्टेंट होता है। उनके लिए सर्वाइवल जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। फहद, वी हैव जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस। ठीक है, जस्ट जॉइन द डिस्कशन। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप कहते हैं ऐसे ग्रुप को जिसमें फर्म्स क्लोजली compete करती हैं एक दूसरे के साथ। फर्म्स की स्ट्रेटजीज, फर्म के रिसोर्सेज, फर्म के जो ओवरऑल एसेट्स हैं वो मैच करते हैं। फर्म के जो जो टारगेट आउटकम्स हैं वो मैच करते हैं। तो फर्म्स आपस में बड़ा क्लोजली ऑपरेट कर रही होती है, इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। जैसे ये कुछ डिसीजन वेरिएबल्स के थ्रू हमने एग्जांपल ली। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस से हमें पता लगती है स्ट्रेटेजिक स्पेसेस। स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस टेल्स अस स्ट्रेटेजिक स्पेसेस, लाइक गुंजाइश कहाँ पे है ऑपरेट करने की। जब आप डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स को इवैल्यूएट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, उनको रिव्यू करते हैं, तो आपको पता लगता है कि ऑपरेट करने की जगह कहाँ कहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल एक टिपिकल कंपैरिजन है। like this is again एक ये इलस्ट्रेशन है, इट इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन, देयर आर अदर वेज टू आइडेंटिफाई ग्रुप्स एज वेल। ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है प्राइस एंड क्वालिटी की बेस के ऊपर। like this is not the only way to identify strategic groups or identify spaces, it's just an illustration, ये सिर्फ एक इलस्ट्रेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्रुप ऐसा है जो लो प्राइस लो क्वालिटी मॉडल पे काम करता है, लो प्राइस के ऊपर लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। एक ग्रुप ऐसा है जो प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करता है, हाई प्राइस ऑफर करता है हाई क्वालिटी के ऊपर। एक ग्रुप ऐसा है जो मीडियोकर क्वालिटी मीडियोकर प्राइस के ऊपर ऑफर करता है, राइट। हाँ, माइट बी ग्रुप वन में वीवो मोबाइल, अगर आप मोबाइल फोन सेगमेंट की मिसाल ले लें तो यहाँ वीवो आ जाता है, यहाँ पे क्यू मोबाइल आ जाता है प्रॉबेबली, इधर सैमसंग है, इधर एप्पल है, इधर हुआवे है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इधर ओप्पो है फॉर एग्जाम्पल, राइट। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं, राइट। हर ग्रुप जो है वो अपने अपने लिहाज से प्राइस और क्वालिटी का कॉम्बिनेशन दे रहा है, बट देयर माइट बी वेरियस स्पेसेस। फॉर एग्जाम्पल, दिस माइट बी अ स्पेस प्रीमियम क्वालिटी प्रीमियम प्राइस पे ऑफर करना, ये स्पेस है। दिस माइट बी अ स्पेस, इट इज द मोस्ट ल्यूक्रेटिव स्पेस, ये सबसे ल्यूक्रेटिव स्पेस है। कोई कंपनी अगर यहाँ पे काम कर जाए, या आगे जाके पढ़ेंगे हम, एक मॉडल आएगा स्ट्रेटजी क्लॉक मॉडल 5th चैप्टर में, उसमें देखेंगे कि अपनी प्राइस को कम रखते हुए क्वालिटी बढ़ा देना बहुत मुश्किल स्ट्रेटजी होती है, बड़ा मुश्किल काम होता है, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेस। आइडियली कंपनी इस स्पेस को छोड़ देती है, यहाँ पे ऑपरेट नहीं करती। अगर कोई कंपनी इस स्पेस को टारगेट कर ले, अगर कोई कंपनी इस स्पेस में आ जाए, अगर कोई कंपनी इस स्पेस के ऊपर ऑपरेट करना शुरू कर दे, तो उसके लिए फिर चांसेस जो है वो बेहतर हो जाते हैं मार्केट में अपने आप को अपना लोहा मनवाने के लिए। सो दिस इज जस्ट एन इलस्ट्रेशन। सो स्ट्रेटेजिक स्पेस कहते हैं द एरियाज विच आर नॉट करंटली फिल्ड बाय एनी स्ट्रेटेजिक ग्रुप। स्पेस मीन्स वो एरिया जिसे अभी तक किसी ग्रुप ने फिल नहीं किया, ठीक है। एंड दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर अ कंपनी टू मेक अ स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव एंड टू फिल दैट स्पेस वेयर देयर इज नो राइवलरी। देखिए, किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का हिस्सा बनने में नुकसान ये है कि आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा। अगर आप किसी एग्जिस्टिंग ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो इसका नुकसान ये है कि आपको बहुत सारा कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल, अपैरल इंडस्ट्री देख लें। अब अपैरल इंडस्ट्री के अंदर बच्चों के कपड़े थे, ठीक है, मार्केट के अंदर बड़ों के कपड़े थे। एक बहुत बड़ा सेगमेंट था जिसमें बच्चों के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। 11 से 14-15 साल तक के बच्चे होते हैं, वो अपनी चॉइस और अपने लिए पसंद करना शुरू कर देते हैं कपड़ों को। तो पेरेंट्स नॉर्मली टिपिकली देखा ये गया है कि 10 साल तक के जो बच्चे हैं वो पेरेंट्स की चॉइस के मुताबिक कपड़े पहन लेते हैं, आप उन्हें पहना देते हैं। उसके बाद जब आप थोड़े से मतलब बड़े होते हैं, लाइक टीन एजेस से निकलते हैं, 18-19 साल में जाते हैं, तो आप खुद शॉपिंग करना शुरू करते हैं। एक स्टेज ऐसी आती है कि शॉपिंग पेरेंट्स करते हैं, एक स्टेज ऐसी आती है कि शॉपिंग पेरेंट्स करते हैं लेकिन चॉइस बच्चों की होती है। ये स्टेज, ये मेरे बच्चे आजकल इस स्टेज में है एक्चुअली।
तो अब वो अपनी चॉइस जो है वो प्रेजेंट करते हैं, मतलब जाते, मतलब उनकी शॉपिंग अगर करनी है, बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो आई टेक देम अलोंग, ऑफ कोर्स आई टेक देम अलोंग, अकेले तो नहीं अभी जाते, लाइक बेटा मेरा अभी 11 साल का है, बेटी मेरी 9 साल की, तो वो लेकिन चॉइस अपनी करते हैं, वो जो शर्ट लेनी। अच्छा, फिर इसको देखते हुए ये जो सिफैम ग्रुप है, सिफैम ग्रुप जिसका ब्रांड है बरीजे, मिनी माइनर, केसरिया, ये इनके ब्रांड हैं। तो मिनी माइनर ने फिर सुपर स्क्वाड के नाम से एक नई प्रोडक्ट लाइन ऑफर की। मिनी माइनर ने सुपर स्क्वाड के नाम से एक नई प्रोडक्ट लाइन ऑफर की, जिसमें उन्होंने 10 से लेकर 13-14 साल तक के बच्चों के कपड़े ऑफर किए। यू माइट हैव हर्ड अबाउट सुपर स्क्वाड, राइट? यू माइट हैव सीन इट, ठीक है ना? अब वो एक अलग प्रोडक्ट लाइन है। अच्छा, उसके अंदर जो कलर कॉम्बिनेशन है, उसके अंदर जो बच्चों के जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, वो उस एज क्लास को टारगेट करने के लिए ऑफर किए उन्होंने। बट दैट वाज अ स्ट्रेटेजिक स्पेस व्हिच वाज नॉट बीइंग टारगेटेड बाय एनी कंपनी। ये वो स्पेस है जिसे पहले कोई टारगेट नहीं कर रहा था। तो ये अब क्या किया फिर, सिफैम ने इस ग्रुप को टारगेट किया और इससे उसने अपना एक प्रॉफिट लाइन सीधी की। तो इस डायग्राम के अंदर जब भी हमने देखी है, ग्रुप 1 जो है ये लो प्राइस लो क्वालिटी पे ऑफर करता है, ग्रुप 4 हाई क्वालिटी हाई प्राइस ऑफर करता है। तो देयर आर वेरियस केसेस दैट मे एग्जिस्ट। फॉर एग्जांपल, एक नीश मार्केट है, वेरी प्रीमियम क्वालिटी विद वेरी प्रीमियम प्राइस, superior quality at a very premium price. Yes, of course, a firm serving in one strategic group can move to a, ये तो मैंने एग्जांपल दी है। अब मिनी माइनर जो है और आउटफिटर जो है, ये एक ग्रुप का हिस्सा है, बच्चों के, दोनों बच्चों के कपड़े बनाते हैं। लेकिन एक ऐसा ग्रुप जो एक ऐसी स्पेस 11 से 14 साल के बच्चों की, जिसे आउटफिटर ने भी टारगेट नहीं किया था, मिनी माइनर ने पहले टारगेट कर लिया। यस, इट इज पॉसिबल कि एक कंपनी जो ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप में काम कर रही है, वो किसी स्पेस को आइडेंटिफाई करके उस स्पेस में एंटर हो जाए और वहां पे वो एक नया ग्रुप इनिशिएट करे और उसको लीड करे, एक नया ग्रुप इनिशिएट करे और उस ग्रुप को लीड करे। रिमेंबर, जो कंपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेगी किसी नए ग्रुप में दाखिल होने का या किसी नए ग्रुप को डेवलप करने का, वो उसको लीड करेगी, वो उसको लीड करेगी। गॉट इट हाशिश? आई होप यू गॉट द पॉइंट, राइट? तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप के अंदर होता ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को, अपने एसेट्स को, अपने अपने ओवरऑल वसाइल को देखते हैं। तो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, येट अ वेरी सिंपल डिस्कशन, बड़ी आसान डिस्कशन है। तो कंसेप्चुअली सिर्फ डिफाइन करना आना चाहिए स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक स्पेसेस क्या होती हैं, और इसकी इलस्ट्रेशन के थ्रू इसे ब्रीफ करना आना चाहिए। दैट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। आई जस्ट टोल्ड यू कि ब्रॉडली एक इंडस्ट्री होती है, एक इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, एक इंडस्ट्री होती है उसमें मुख्तलिफ सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है? फिर हर हेलो सेगमेंट के अंदर, जी जी सर, मेरा एक सवाल था आपसे। जी, सर, पूछिए। ये जो अच्छा, स्ट्रेटेजी। लिसन प्लीज, व्हेनेवर यू हैव अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू अनम्यूट योरसेल्फ, उसका तरीका ये होता है कि आप काइंडली अपना ना हैंड रेज कर दिया करें, तो मैं फिर चुप करके पॉज लेके आपको अलाउ करूंगा, वरना वो एकदम ना फिर डिस्टॉर्शन हो जाती है। ओके? तो किसी का भी कोई भी अगर सवाल हो ना जो वर्बली पूछना है आपने, तो प्लीज यू हैव द ऑप्शन टू रेज योर हैंड, तो वो फिर फौरन मेरी स्क्रीन के ऊपर आपका हाथ नजर आ जाता है। जी, आप पूछें प्लीज, गो अहेड। सर, मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जो स्ट्रेटेजिक स्पेस है, उसको हम मेजर तो नहीं कर सकते, कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एरिया फिल्ड हो गए, लेकिन मेजर करना तो पॉसिबल नहीं है ना, ऑफ क्योंकि कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक ठीक भाई। सही कह रहे हैं आप। सिर्फ उसके अंदर एक डायरेक्शन के थ्रू आप डिटरमिन कर सकते हैं कि अच्छा कौन कौन से एरियाज जो हैं वो अभी फिल नहीं हुए। ये सारा पेपर वर्क होता है, इसके लिए फिर आपको मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, कॉम्पेटिटिव एनालिसिस करना पड़ता है, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, ठीक है ना? इसके लिए आपको प्रोडक्ट में अवेलेबल प्रोडक्ट लाइंस का नॉलेज जो है वो होना चाहिए, तब कहीं जाके आप ये वाला मॉडल अप्लाई करते हैं। ये वाला मॉडल जो है, इसकी हम बैकएंड को डिस्कस नहीं कर रहे, इसकी बैकएंड भी काफी सारी डिटेल्ड है कि किस किस्म की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी होती है इन ऑर्डर टू डिटरमिन दैट वेदर अ स्ट्रेटेजिक स्पेस एग्जिस्ट और नॉट, राइट? वो इन्फॉर्मेशन होती है कस्टमर्स की, वो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट की, वो इन्फॉर्मेशन होती है आपके अवेलेबल प्रोडक्ट लाइंस की, उसकी बेस पे हम डिटरमिन, वो इन्फॉर्मेशन होती है प्राइसिंग ग्रुप्स की, किस किस्म की प्राइसिंग जो है वो कंपनीज ऑलरेडी चार्ज कर रही है, ठीक है ना? तो एक इंडस्ट्री के अंदर सेगमेंट्स और सेगमेंट्स के अंदर ग्रुप्स, तो ये एक हायरार्की एग्जिस्ट करती है। डिमांड, यस, डिमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, ऑफ कोर्स डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। कमिंग टुवर्ड्स बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। बीसीजी मैट्रिक्स एक बड़ा मशहूर मॉडल है और वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल। बीसीजी मैट्रिक्स, बॉस्टन कॉलेज एक अमेरिकन कॉलेज है जिसने ये वाला मॉडल बनाया था। बीसीजी मैट्रिक्स का पर्पस क्या है? ये मार्केट में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इट इज यूज्ड फॉर strategic planning, right? And it is used for identifying the different products of the company in terms of their market share and market growth. देखिए, स्ट्रेटेजिक स्पेस अगर किसी, देखिए मार्केट नीश क्या होती है? मार्केट नीश कहते हैं ऐसे स्मॉल मार्केट सेगमेंट को जिसे अभी तक किसी ने अटेंड नहीं किया। जो भी हमने एग्जांपल ली है, अगर हम इसी एग्जांपल पे जाएं, तो इस एग्जांपल के अंदर मार्केट नीश जो है वो ये है, दिस इज द मार्केट नीश, यहाँ पे है मार्केट नीश, ठीक है ना? प्रीमियम क्वालिटी एट अ वेरी, दिस इज नॉट अ नीश, ये नीश नहीं है, ये नीश नहीं है, ये भी नीश नहीं है, ठीक है? ये तो खैर फेलियर स्ट्रेटजी होगी, हाई प्राइस से लो क्वालिटी, दैट्स अ फेलियर स्ट्रेटजी, से फेलियर स्ट्रेटजी कहते हैं। नीश के अंदर कंडीशन क्या होती है? नीश में कंडीशन ये होती है कि सेगमेंट छोटा हो, हाईली प्रॉफिटेबल हो और अभी तक अनटैप्ड हो। ये मार्केटिंग में जाके पढ़ेंगे। मार्केट नीश के अंदर तीन कंडीशन होती हैं, मार्केट नीश के अंदर तीन कंडीशन होती हैं। छोटा सेगमेंट, यानी लिमिटेड नंबर ऑफ ऑडियंस, लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स, हाईली प्रॉफिटेबल
एंड नंबर 3 अनअटेंडेड, उसे अभी तक किसी ने तवज्जो ना दी हो। ठीक, हाँ सुपर कार्स, टेस्ला, मतलब ये जो आप देख लें, रोल्स रॉयस फॉर एग्जांपल नीश मार्केट का प्रोडक्ट है, सुपर कार्स नीश मार्केट का प्रोडक्ट है। ठीक है, तो नीश मार्केट के अंदर मार्केट सेगमेंट छोटा होता है, ये कंडीशन होती है। बीसीजी मैट्रिक्स एक बड़ा मशहूर मॉडल है। बीसीजी मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट मार्केट पोर्टफोलियो मैट्रिक्स। अच्छा, बीसीजी मैट्रिक्स को दो लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। बीसीजी का वर्ड निकला है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप से। बॉस्टन कॉलेज एक बड़ा मशहूर अमेरिकन कॉलेज है, अब अमेरिका का बड़ा मशहूर कॉलेज है। वहाँ की एक टीम ने ये वाला मॉडल बनाया था, इसलिए इसको बीसीजी कहा जाता है। बीसीजी मैट्रिक्स इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट लाइन के ऊपर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स के ऊपर या बिजनेस यूनिट्स के ऊपर। जो बड़े बड़े इदारे होते हैं जैसे नेस्ले है, यूनिलीवर है, इनके पास चूंकि मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस होती हैं तो ये फिर बिजनेस यूनिट्स बना लेते हैं। रिमेंबर करें, याद करें बीएमबीए थर्ड चैप्टर, आपने डिविजनल स्ट्रक्चर पढ़ा था। उसके अंदर एक बिजनेस की मुख्तलिफ डिवीजन होती हैं, और वो डिफरेंट डिवीजन जो होती हैं बिजनेस की, डिवीजन में मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होते हैं। तो आइडियली जब इदारा बहुत बड़ा हो जाता है, जब उसके पास हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट लाइंस होती हैं, तो वो हंड्रेड ऑफ प्रोडक्ट लाइन को फिर वो एसबीयू में क्लब कर देते हैं, जिसे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट कहा जाता है, या जिसको डिवीजन भी कहते हैं, इसको डिवीजन का नाम भी देते हैं। तो डिवीजन कह लें या एसबीयू कह लें। ठीक है, टिपिकली बीसीजी हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम जो एग्जांपल पढ़ेंगे वो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल की होगी। इसमें हम जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे डिस्कस करेंगे। वी विल टॉक अबाउट इंडिविजुअल प्रोडक्ट एंड वी विल डिस्कस इट एट द इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल, राइट। तो अच्छा, 2x2 मैट्रिक्स, 2x2 की एक मैट्रिक्स है जिसमें एक तरफ हम रखते हैं मार्केट ग्रोथ, ओवरऑल मार्केट का ग्रोथ पैटर्न कैसा है, यानी मार्केट कैसे ग्रो कर रही है। मार्केट ग्रोथ जो है डिटरमिन्ड बाय द डिमांड पैटर्न। एक मार्केट के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेल्स कितना बढ़ रहा है आपका, डिमांड कितनी बढ़ रही है आपकी। ठीक है ना, ओवरऑल मार्केट के अंदर कितना एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी मौजूद है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में ई कॉमर्स के अंदर मार्केट ग्रोथ बहुत हाई है, बड़ा इंक्रीजिंग ट्रेंड है। मार्केट ग्रोथ तब होती है जब मार्केट के अंदर रोज ब रोज डिमांड बढ़ रही होती है, नए नए कंपैटिटर्स आ रहे होते हैं। मार्केट ग्रोथ लो होती है या स्टेगनेंट होती है जब मार्केट सेचुरेट कर चुकी होती है, मार्केट में मजीद एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी नहीं रहती। टेलीकॉम सेक्टर देख लें, टेलीकॉम सेक्टर इन पाकिस्तान, इसमें अब ग्रोथ नहीं है। ठीक है ना, सेचुरेशन हो चुकी है, राइट। फास्ट फूड देख लें, फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है ये भी सेचुरेशन पॉइंट पे आ चुके हैं। इसमें भी आप देखें कितने साल हो गए, कोई इंटरनेशनल नई चेन नहीं आई पाकिस्तान में। जो लेटर ईयर में आई भी वो अपने बिजनेस बंद करके बाहर निकल गई, नहीं कामयाब हो सकी। फैट बर्गर आया, नहीं चल सका, और कंपनीज आई, बहुत सारी कंपनीज आई जो कि बिजनेस अपना उस तरह से नहीं एस्टेब्लिश कर सकी, राइट। सो इसे कहते हैं ग्रोथ रेट कम है। अच्छा, फिर आपका उस मार्केट के अंदर आपका शेयर कितना है इन रिलेशन टू योर क्लोजेस्ट कंपेटिटर, आपका रिलेटिव मार्केट शेयर कितना है। रिलेटिव मार्केट शेयर कहते हैं क्लोजेस्ट कंपेटिटर के मुकाबले में आपका शेयर कितना है, क्योंकि मार्केट शेयर जो होता है ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई मायने नहीं रखता, इसकी रिलेटिव वैल्यू देखनी पड़ती है। मार्केट शेयर की जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसका कोई मतलब नहीं होता। इसकी मिसाल देखें, लेट्स अज्यूम कि एक मार्केट है जिसमें 4 कंपेटिटर्स हैं, 4 कंपेटिटर्स आर देयर। पहला कंपेटिटर के पास 25% मार्केट शेयर है, दूसरे कंपेटिटर के पास भी 25% मार्केट शेयर है, तीसरे कंपेटिटर के पास 37% मार्केट शेयर है, और चौथे प्लेयर के पास 13% मार्केट शेयर है। ये 37% मार्केट शेयर लेके मार्केट लीडर कहलाएगा, इसे मार्केट लीडर कहेंगे, इसे मार्केट लीडर कहेंगे। और ये 13% शेयर लेके मार्केट फॉलोअर कहलाएगा, इसे मार्केट फॉलोअर कहेंगे, क्योंकि इसका रिलेटिव मार्केट शेयर सबसे कम है। इसका रिलेटिव मार्केट शेयर जो है वो सबसे कम है, राइट। बीसीजी मैट्रिक्स प्रैक्टिकली फर्म यूज करती है अपनी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन के लिए, अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करने के लिए। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अभी हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। अच्छा जी, एक और इंडस्ट्री है, एक और मार्केट है जिसमें टोटल लेट्स से 10 प्लेयर्स हैं। एक और मार्केट में टोटल 10 प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल टोटल 10 प्लेयर्स हैं एक मार्केट के अंदर। ठीक है, इन 10 प्लेयर्स में से 8 प्लेयर्स जो हैं इनका मार्केट शेयर 10% ईच है। इग्नोर द साइज ऑफ द पाई, पाई के साइज को इग्नोर कर दें। 10 10 10 10 10 10 10 10, ठीक। इन 10 में से 8 प्लेयर्स का जो साइज है वो 10% ईच है मार्केट शेयर। इसका शेयर 8% है और इसका शेयर 12% है। ये 12% शेयर लेके मार्केट लीडर है, क्योंकि बाकी सबका शेयर इससे कम है। ठीक है ना, ये 13% शेयर लेके मार्केट फॉलोअर, क्योंकि इसका शेयर सबसे कम है, इसका शेयर सबसे ज्यादा। ठीक है ना, इसलिए रिलेटिव मार्केट शेयर की टर्म इस्तेमाल करते हैं। रिलेटिव मार्केट शेयर कहते हैं द मार्केट शेयर इन रिलेशन टू द कंपैरेटिव, क्योंकि मार्केट शेयर एब्सोल्यूट वैल्यू कोई माने नहीं रखती। ये ऐन मुमकिन है कि आपका 20% मार्केट शेयर हो लेकिन आप सबसे नीचे हो, ये भी ऐन मुमकिन है कि आपका 15% मार्केट शेयर और आप मार्केट में टॉप पे। So that's why we use the term relative market share. We compare the market share in relation to the closest competitor. Based on this matrix, हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं। Based on this matrix, हम अपने प्रोडक्ट्स को कैटेगराइज करते हैं 4 डायमेंशंस में। We have stars, high market share, high market growth rate. मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, ऐसे प्रोडक्ट्स को स्टार्स कहते हैं। ये आपके शाइनिंग स्टार्स होते हैं, ये आपके
देखें, आप अगर सब्सिडरी लेवल पे देख रहे हैं तो फिर आप उसके लेवल पे प्रोडक्ट्स पे अप्लाई करेंगे फास्ट। अगर आप पेरेंट कंपनी के लेवल पे देख रहे हैं तो फिर आप उसके लेवल पे अप्लाई करेंगे। ये तो आपने ये देखना है कि आप किस लेवल पे इसको यूज कर रहे हैं। यही जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप सब्सिडरी लेवल पे देख रहे हैं तो फिर आप सब्सिडरी के प्रोडक्ट्स को मैप आउट करेंगे इसके ऊपर। और अगर आप पेरेंट लेवल पे देख रहे हैं फिर आप डिफरेंट सब्सिडरीज को मैप आउट करेंगे, फिर आप प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। अगर आप कंपनी लेवल पे देख रहे हैं तो फिर आप एसबीयू को, सब्सिडरी भी एक किस्म की एसबीयू होती है ना, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट होता है, ठीक है ना। सब्सिडरी भी एक किस्म का स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट माना जाता है, राइट। तो उस लेवल पे देखते हैं, हाँ एग्जैक्टली, पीयर कंपैरिजन करते हैं। ये नहीं कि एक तरफ प्रोडक्ट होगा एक तरफ सब्सिडरी होगी, ऐसा कंपैरिजन नहीं होता। अलाइक कंपैरिजन करते हैं और अलाइक कंपैरिजन ही यूज करते हैं। ओके, तो स्टार्स होते हैं हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट। ये आपके प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी आप फ्यूचर भी बड़ा ब्राइट है और इनका मार्केट शेयर भी हाईएस्ट है। तो दे आर द प्रोडक्ट्स दैट आर एक्चुअली एट द हार्ट ऑफ द कंपनी। फिर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका मार्केट शेयर तो लो है लेकिन ग्रोथ रेट बड़ी प्रॉमिसिंग है फ्यूचर में। मार्केट शेयर इज लो लेकिन मार्केट इज ग्रोइंग वेरी स्टीपली, इन्हें क्वेश्चन मार्क्स कहा जाता है। क्वेश्चन मार्क्स इसलिए कहते हैं कि इनका फ्यूचर नोन नहीं है। आपको नहीं पता कि कल को आप इनका मार्केट शेयर बढ़ा पाएंगे कि नहीं बढ़ा पाएंगे, ठीक है। कल को अगर आप इनका मार्केट शेयर बढ़ा लेते हैं तो ये आपके कल के स्टार्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप इनका मार्केट शेयर नहीं बढ़ा पाते और कल को मार्केट भी मैच्योर हो जाती है तो फिर ये डॉग्स बन जाएंगे। तो क्वेश्चन मार्क्स कैन गो इधर वे, यहाँ भी आ सकते हैं यहाँ भी आ सकते हैं, इसलिए क्वेश्चन मार्क्स कहते हैं। क्वेश्चन मार्क्स का फ्यूचर तो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है फिर कंपनी का। फर्म हैव टू मेक अ वेरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन कि क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। अगर फर्म क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्ट करती हैं इस उम्मीद पे कि ये कल के स्टार्स बनेंगे लेकिन वो मार्केट शेयर इंक्रीज नहीं कर पाते तो दैट इन्वेस्टमेंट वुड बी वेस्टेड, ठीक है। तो यहाँ पे फिर एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होता है कंपनी ने कि क्वेश्चन मार्क्स में इन्वेस्ट किया जाए या ना किया जाए, वेदर टू इन्वेस्ट इन क्वेश्चन मार्क्स और नॉट, राइट। देन वी हैव कैश काउस। मार्केट मैच्योर है, मार्केट मैच्योर है। ये सर्कल्स जो हैं ये डिफाइन कर रहे हैं आपके इंडिविजुअल, अगर हम एसबीयू लेवल पे देखें, एसबीयू लेवल पे तो ये सर्कल डिफाइन कर रहे हैं इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को और ये साइज ऑफ सर्कल डिटरमिन कर रहा है उसके सेल वॉल्यूम को। अगर हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट लेवल पे देखें, अगर हम एसपीयू लेवल पे देखें तो ये सर्कल जो है ये इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, ठीक है। यानी यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स हैं क्वेश्चन मार्क में, इसका मार्केट सेल वॉल्यूम थोड़ा ज्यादा है इससे, तो सर्कल का जो साइज है ये मार्केट वॉल्यूम को डिफाइन कर रहा है कि इस प्रोडक्ट का सेल वॉल्यूम कितना है, ठीक है। साइज ऑफ सर्कल डिटरमिन्स द वॉल्यूम ऑफ सेल। कैश काउस कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को जो मिल्किंग काउस होती हैं, आपका मार्केट शेयर हाईएस्ट है लेकिन मार्केट में ग्रोथ नहीं है। नेस्ले की मिसाल ले लें, फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का मिल्क पैक कैन बी अ स्टार। नेस्ले का मिल्क पैक जो है इट कैन बी अ स्टार, ठीक है। हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट। नेस्ले प्योर लाइफ इज अ कैश काउ। अब मार्केट में बॉटल वाटर की ग्रोथ नहीं है, बॉटल वाटर मार्केट सैचुरेट कर चुकी है, नाउ देयर इज नो ग्रोथ ऑफ बॉटल वाटर इन द मार्केट, बॉटल वाटर मार्केट नाउ हैज सैचुरेटेड। लेकिन नेस्ले का शेयर हाईएस्ट है, ये कैश काउ है, दैट्स अ कैश काउ। नेस्ले पाउच योगर्ट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क। नेस्ले पाउच योगर्ट कैन बी अ क्वेश्चन मार्क। डिमांड बहुत है योगर्ट की मार्केट में लेकिन नेस्ले का पाउच योगर्ट अभी नया नया प्रोडक्ट है, अभी उतना मार्केट शेयर क्रिएट नहीं कर सका, तो ये क्वेश्चन मार्क है। और नेस्ले का कोई प्रोडक्ट जो है दैट कैन बी अ डॉग, ठीक है। मतलब ना मार्केट शेयर है ना मार्केट ग्रोथ रेट है, ठीक है। एनी एक्स वाई जी प्रोडक्ट जो है, अभी सर टॉप ऑफ द माइंड तो ऐसा प्रोडक्ट हमें में आ नहीं रहा है जिसे हम डॉग की कैटेगरी में डाल सके, बट एनी प्रोडक्ट दैट हैज लो मार्केट शेयर एंड लो मार्केट ग्रोथ रेट इज अ डॉग। डॉग में इन्वेस्टमेंट इज वेरी अनवाइजेबल, डॉग में आप इन्वेस्ट नहीं करते। हाँ, अगर डॉग आपको पॉजिटिव कैश फ्लोज दे रहे हैं, अगर डॉग से आप जो डॉग प्रोडक्ट्स हैं अगर उनसे पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहे हैं तो इनको कुछ अर्से के लिए आप होल्ड कर लेते हैं, इनको आप इमीडिएट डिसकंटिन्यू नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर डॉग्स नेगेटिव कैश फ्लो जनरेट कर रहे हैं, लाइक ज्यादा पैसा खा रहे हैं और कम पैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर आप इन्हें इमीडिएटली डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इनको आप बंद कर देते हैं, इनको आप इंस्टेंटली डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इनको आप कंक्लूड कर देते हैं। So basically, now let's have a quick look at these four dimensions. Question mark is a product with relatively low market share but high market growth rate. मार्केट शेयर लो है लेकिन मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है, और क्योंकि मार्केट बहुत क्विकली ग्रो कर रही है तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर। मार्केट में अपॉर्चुनिटी है अपने शेयर को इंक्रीज करने की, बट इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। इसके लिए आपको रिगरस मार्केटिंग कंपेन करनी है, पैसा इन्वेस्ट करना है, कैपेसिटी बढ़ानी है। अब यहाँ पे बड़ा क्रिटिकल डिसीजन होता है। नाउ अ स्ट्रेटेजिक डिसीजन कम्स इनटू डिस्कशन दैट वेदर कंपनी इज विलिंग टू टेक रिस्क एंड इन्वेस्ट हेवीली टू इंक्रीज द मार्केट शेयर और वेदर द कंपनी जस्ट वांट टू विड्रॉ द प्रोडक्ट। तो ये फिर डिपेंड करता है कंपनी की ऑप्टिमिज्म के ऊपर। अगर कंपनी बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, उसे लग रहा है कि नहीं आने वाले कल में हम अपने क्वेश्चन मार्क की ग्रोथ को प्रॉमिसिंग वे में बढ़ा लेंगे, तो फिर वो इन्वेस्ट करते हैं। और अगर कंपनी को लग रहा है कि नहीं आने वाले कल में ये क्वेश्चन मार्क हमारा ग्रो नहीं कर सकता और हम इसे जितना मर्जी पैसा लगा लें इसका शेयर नहीं बढ़ सकता, उसको फिर वो डाइवेस्ट कर देंगे, उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। तो क्वेश्चन मार्क के लिए हमारे पास स्ट्रेटजी क्या होती है, वेदर टू इन्वेस्ट और वेदर टू डाइवेस्ट। स्टार्स जो हैं ये हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ रेट, ठीक है। दे आर द मार्केट लीडर्स, दे आर द मार्केट लीडर्स, ठीक है। कंसिडरेबल इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए होती है, स्टार्स को आप कंसिडरेबली इसमें आप पैसा लगाते हैं। इनिशियली स्टार्स यूज अप मोर कैश देन दे अर्न, ठीक है। एट बेस्ट स्टार्स आर कैश न्यूट्रल, ब्रेक इवन। और आहिस्ता आहिस्ता स्टार्स जो हैं ये सेल्फ फाइनेंसिंग पे आ जाते हैं, ग्रेजुअली पैसा जनरेट करना शुरू कर देते हैं इन द फ्यूचर। तो स्टार्स बेस्ट पॉसिबल लेवल पे सेल्फ फाइनेंस डेवलप, लेकिन इनिशियली स्टार्स जो है ये कैश न्यूट्रल होते हैं।
Initially, stars are cash neutral. They eat up more money than they produce, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर वो कैश न्यूट्रल हो जाते हैं। स्टार्स के लिए आगे जाके भी देखते हैं। स्टार्स के लिए हमारी स्ट्रेटजी होती है बिल्ड एंड ग्रो की। स्टार को हम बिल्ड करते हैं, ग्रो करते हैं, पैसा लगाते हैं, कैपेसिटी एनहांस करते हैं, क्योंकि स्टार आपके आने वाले कल की कैश काउज, स्टार्स आने वाले कल की कैश काउज है। तो स्टार पे हमें ठीक ठाक पैसा लगाना होता है ताकि हम स्टार्स को आने वाले कल की मिल्किंग काउज बना सकें। मिल्किंग काउज जो होती हैं, दे आर द प्रोडक्ट विद लो मार्केट ग्रोथ बट वेरी हाई मार्केट शेयर, वेरी हाई मार्केट शेयर। यानी कैश काउज एक्चुअली जनरेट द हाईएस्ट पॉसिबल कैश इनफ्लो। कैश काउज जो होती है ये हाईएस्ट पॉसिबल कैश इनफ्लो जनरेट करती है। कैश काउज स्केल इकोनॉमी अचीव कर चुकी होती है। अदर कंपनीज विल नेवर ट्राई टू अटैक योर कैश काउ। दूसरी कंपनी कभी आपके कैश काउ को अटैक नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि आप एस्टैब्लिश्ड है मार्केट के अंदर। कैश काउज पैसा जनरेट करती है जिसके थ्रू हम क्वेश्चन मार्क्स और स्टार्स को मुस्तहकम बनाते हैं। तो कैश काउज से आने वाला पैसा क्वेश्चन मार्क्स पे और स्टार्स पे जाता है, ठीक है ना। डॉग्स वो प्रोडक्ट है जिनका मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है और मार्केट शेयर भी लो है, ठीक है। डॉग्स they are just losing money and they might be using more cash than they earn, so it should be evaluated for potential closure। फिर आप डॉग्स को पोटेंशियल क्लोजर के लिए ले जाते हैं, आप इन्हें बंद कर देते हैं, क्योंकि कैश काउज जो है इनकी मार्केट डिक्लाइनिंग पे है ना। आने वाले कल में प्रोडक्ट की डिमांड खत्म हो जानी है, तो अब जितनी डिमांड एग्जिस्ट करती है उसको आप मिल्क करने की कोशिश करते हैं। जस्ट ट्राई टू अर्न एज मच एज यू कैन, जस्ट ट्राई टू अर्न एज मच एज यू कैन, ठीक है ना। कैश काउज से आप मैक्सिमम अर्न करने की कोशिश करते हैं, मैक्सिमम पैसा निकालते हैं, क्योंकि मार्केट डिक्लाइनिंग पे आने वाले कल में डिमांड ही नहीं रहनी। कुछ केसेस में डॉग्स में अर्न अ पॉजिटिव कैश फ्लो, इन सम केसेस डॉग में गिव अ पॉजिटिव कैश फ्लो। यहाँ पे फिर आप डॉग्स को कुछ अर्से के लिए होल्ड कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिसीजन ये होता है कि क्या इमीडिएट विड्रॉल करना है। इमीडिएट विड्रॉल करते हैं व्हेन देयर आर नेगेटिव कैश फ्लोज, व्हेन देयर आर नेगेटिव कैश फ्लोज, या कुछ अर्से के लिए फ्यू मोर ईयर्स के लिए होल्ड करना है व्हेन दे आर गिविंग सम पॉजिटिव कैश फ्लो, ठीक है। सर्कल इन डायग्राम ना सिर्फ बताते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट को जो उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, और सर्कल का साइज बताता है उसकी वॉल्यूम ऑफ सेल्स को। नंबर ऑफ सर्कल्स टेल यू डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन ईच कैटेगरी, क्योंकि हो सकता है ना कि आपके पास 3 प्रोडक्ट्स हैं, जो 4 हैं, 4 प्रोडक्ट क्वेश्चन मार्क हैं, 2 प्रोडक्ट्स जो है आपके कैश काउज हैं। तो आपके नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उन सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, राइट। 2 सर्कल्स आर रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट। इट इज वेरी अनवाइज टू इन्वेस्ट इन डॉग्स। हाँ, डॉग में आप इन्वेस्ट नहीं करते, डॉग्स में आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये टेबल समराइज कर रहा है स्ट्रेटजीज को। कैश काउ की स्ट्रेटजी क्या होती है? डिफेंड एंड मेंटेन मार्केट शेयर। कैश काउ की स्ट्रेटजी क्या होती है? मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। इसका भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, इसका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है पेपर में, अभी देखते हैं। कैश काउ की स्ट्रेटजी क्या होती है? डिफेंड एंड मेंटेन मार्केट शेयर। आर&डी पे इन्वेस्ट नहीं करते आप, क्योंकि मार्केट ने ग्रो करना ही नहीं है, इनोवेशन का फायदा ही कोई नहीं। यहाँ से आने वाला पैसा जो है उसे आप अदर प्रोडक्ट्स में लगाते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यू इन्वेस्ट दिस मनी इन अदर प्रोडक्ट्स ऑफ योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो के दूसरे प्रोडक्ट्स में इस पैसे को लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क्स लीड लॉट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। तो क्वेश्चन मार्क्स में डिसीजन क्या होता है कि वेदर टू इन्वेस्ट लॉट ऑफ कैश और वेदर टू अबैंडन द प्रोडक्ट। अबैंडन मींस खत्म कर देना, डिसकंटिन्यू कर देना। स्टार्स आर द कैश काउज ऑफ फ्यूचर। स्टार्स फ्यूचर के कैश काउज होते हैं। तो स्टार्स को हम इस पे हम एग्रेसिवली पैसा लगाते हैं, इस पे हम आर&डी करते हैं, इसकी हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं, इसकी हम इसके ऊपर हम, क्योंकि ये आने वाले कल के कैश काउज हैं आपके। दे आर योर स्टार्स एंड दे आर द कैश काउज ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। डॉग्स जो है दे माइट जनरेट सम कैश फॉर द बिजनेस, so it might be too early to abandon the product। अगर डॉग्स कुछ अर्से के लिए पॉजिटिव कैश फ्लोज दे रहे हैं तो उसे होल्ड कर लें, वरना उसे अबैंडन कर दें। ये स्ट्रेटजीज बड़ी, हाँ, डॉग्स के लिए बिजनेस बिजनेस इसे कहते हैं टर्न अराउंड स्ट्रेटजी। टर्न अराउंड स्ट्रेटजी का मतलब होता है बिजनेस को ऑल टुगेदर नई शक्ल दे देना। बहुत सारे बिजनेस जो है वो टर्न अराउंड स्ट्रेटजी से गुजरते हैं। बिल्कुल एक अपनी रीब्रांडिंग कर लेना, प्रोडक्ट की री इमेजिंग कर लेना। प्रोडक्ट जैसे फॉर एग्जांपल कोका कोला या ये पेप्सी को, या फिर टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए। मार्केटिंग कैंपेन रिग्रेस कर देते हैं, ब्रांड स्लोगन चेंज कर देते हैं, ब्रांड आइडेंटिटी चेंज कर देते हैं, ठीक है। यस 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 यस। बीसीजी में अभी आगे जाके पढ़ते हैं इसकी लिमिटेशन बीसीजी की। बीसीजी मैट्रिक्स ये बताने से काफिर है कि किस एनवायरमेंटल कंडीशन में या किस सिचुएशन में ये प्रोडक्ट मूव करते हैं। बट यस, द प्रोडक्ट डू मूव, द प्रोडक्ट डू मूव। टेस्ट अब आपको बता दिया, कल अपलोड होगा टेस्ट आपका। टेस्ट आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया गया है, कल 11 बजे अपलोड हो जाएगा। जी जनाब, ये एग्जैक्टली इट इज पॉसिबल कि स्टार्स विल इवेंचुअली एंड इन कैश काउज। फ्लो क्या होता है? ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता है। सबसे पहले क्वेश्चन मार्क्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट ग्रोथ में है, ठीक है, लेकिन अभी आपका प्रोडक्ट नया है, मार्केट शेयर लो है। कल को आप ये स्टार में आ जाएंगे। आप जब रिगरस मार्केटिंग कैंपेन चलाएंगे, जब आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे, आप स्टार बन जाएंगे। राइट आहिस्ता मार्केट सैचुरेट करेगी, मार्केट में डिक्लाइन आएगा, आप कैश काउ बन जाएंगे। राइट आहिस्ता नई कंपनीज आपके शेयर को लूज कर लेंगी, नई कंपनीज आपके शेयर को खा जाएंगी। आप इस कैटेगरी में, आपका जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा, प्रोडक्ट विल बी इन दिस कैटेगरी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, टिपिकली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, टिपिकली एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है इसके अंदर, अगर ये चारों के चारों कैटेगरी से गुजरना है। इसका सवाल देखें, इसका क्वेश्चन देखें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका सवाल किस नौयत का आएगा। लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन।
नहीं नहीं, अ प्रोडक्ट कैन नेवर स्टे फॉर एवर इन अ सिंगल ब्रैकेट, नहीं रह सकता, पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं। ये तो फैक्ट है, देखें अल्लाह ताला का निज़ाम है, ये कायनात का निज़ाम है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है दैट एवरी सनसेट हैज अ डॉन एंड एवरी डॉन हैज अ सनसेट। हर अरूज को जवाल है, सुना है ना। आज हम देखते हैं कोका कोला इज द मोस्ट प्रीमियम ब्रांड ऑफ द वर्ल्ड, द लार्जेस्ट सेलिंग ब्रांड इन द वर्ल्ड इज कोका कोला, 10,300 सर्विंग्स पर सेकंड अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन ये अज्यूम कर लेना कि कोका कोला हमेशा ऐसा ही रहेगा, नॉट पॉसिबल, मुमकिन ही नहीं है। कभी ना कभी कोक को सवाल आना है, कभी ना कभी कोक ने डिक्लाइन होना है, कभी ना कभी कोक ने खत्म हो जाना है, द कोक विल हैव टू एंड, राइट, कभी ना कभी कोक ने इख्तिताम पजीर होना है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, दैट्स अ नेचुरल फिनोमिना। ओके, सवाल कैसा आता होता है बीसीजी का, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन फ्रॉम बीसीजी मैट्रिक्स। ये पहले हम इसकी एक एग्जांपल करेंगे, फिर हम इसके दो पास्ट पेपर क्वेश्चंस करेंगे। बीसीजी का क्वेश्चन किस नौइयत का आता होता है, लेट्स हैव अ लुक। ये आपकी किताब की एग्जांपल है, मैं इसको किताब से ही खोल लेता हूँ। तो बीसीजी का क्वेश्चन किस किस्म का आता है पेपर में। ओके, सो ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एक कंपनी के पास 5 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं, एक कंपनी के पास 5 मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स हैं जो वो बेचती है। तो कंपनी है 5 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, यू आर बीइंग गिवन सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द 5 प्रोडक्ट्स। एक आपको टोटल मार्केट साइज दिया जा रहा है, एक आपको टोटल मार्केट साइज यानी टोटल मार्केट के अंदर वॉल्यूम ऑफ सेल कितना है, यानी पूरा जो पाए है ये इसका साइज कितना है, और इस पूरे पाए के अंदर आपका जो भी साल खत्म हुआ, दिस इज 2019, दिस इज 2020, 2022 और 2023, 5 साल का डेटा मौजूद है, जिसमें से 3 साल का एक्चुअल डेटा है, 2 सालों का फोरकास्ट है। और इन 5 सालों के डेटा में आपको दो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, एक टोटल मार्केट साइज दिया जा रहा है, एक आपको प्रोडक्ट वन डिफरेंट प्रोडक्ट की सेल्स बताई जा रही है टू कैलकुलेट द मार्केट शेयर ऑफ दैट प्रोडक्ट, राइट। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वन जो है इसकी 2019 में टोटल मार्केट 50 मिलियन की थी, और हर साल कंसिस्टेंट ग्रोथ हो रही है मार्केट के अंदर, और 50 मिलियन से ग्रो करते करते मार्केट 84 मिलियन पे आ गई, मार्केट 84 मिलियन पे आ गई है कंसिस्टेंटली ग्रो करते करते। अच्छा, आप पहला और आखिरी साल ही देख लें तो आपको उससे क्लियर कट अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट में ग्रोथ रेट क्या है। आप पहला और आखिरी साल ही देख लें, फॉर एग्जांपल 50 मिलियन की मार्केट ग्रो करके 84 मिलियन पे आ गई, तो मार्केट ग्रोथ रेट कितना है, परसेंटेज ग्रोथ कितनी है 5 सालों में, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 84 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। टिपिकली कोई सी दो वैल्यूज के दरमियान परसेंटेज डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला क्या है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू ओवर ओल्ड वैल्यू इंटू 100। नई वैल्यू में से पुरानी वैल्यू माइनस करके उसे सेम पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, 68%। यानी 5 सालों में मार्केट 68% ग्रो कर रही है, 5 सालों में। तो 68% ग्रोथ इज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ। सही बात याद रखें, एक रूल ऑफ थंब है, एक रूल ऑफ थंब है कि अगर मार्केट ग्रोथ फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड 10% से ज्यादा है तो हम उसे हाई मार्केट ग्रोथ रेट कहते हैं। पेपर में जब भी सवाल आएगा, पेपर में आपको एक्सट्रीम पे ही वैल्यू दी जाएगी। पेपर में लाइक एग्जामिनर कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा आपको क्वेश्चन में कि आपको 10-12% ग्रोथ दिखा के पूछ ले हाँ भी हाई ग्रोथ है लो ग्रोथ है, ऐसा नहीं होगा। पेपर में आपको एक्सट्रीम वैल्यू ही दी जाएगी, जैसे 68% है तो आंखें बंद करके हम कह सकते हैं कि हाई मार्केट ग्रोथ है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगर एक मार्केट ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम पीरियड 10% से ज्यादा ग्रो कर रही है तो हम उसे हाई ग्रोथ में काउंट करते हैं। इफ अ मार्केट इज ग्रोइंग मोर देन 10% वी काउंट इट इन हाई ग्रोथ, राइट। अच्छा, फिर 50 मिलियन की जब मार्केट थी तो आपका शेयर था 2 मिलियन, कितना, 4%। 50 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर 4% था। 84 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर अभी भी तकरीबन 4% ही रहा है, 3.5 मिलियन हो गया, 3.5 मिलियन। तो 84 मिलियन की मार्केट में भी आपका, और जो आपका क्लोजेस्ट कंपेटिटर है, जो आपका क्लोजेस्ट कंपेटिटर वो कहाँ खड़ा है, 37% पे खड़ा है। तो इन रिलेशन टू योर क्लोजेस्ट कंपेटिटर आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है, इन रिलेशन टू योर क्लोजेस्ट कंपेटिटर आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है। आपका 4% है, क्लोजेस्ट कंपेटिटर का लो है, बहुत लो है, इट्स क्वाइट लो, इट इज टू लो। तो आपका मार्केट शेयर जो है वो बहुत ज्यादा लो है, इट इज क्वाइट लो, राइट, इट इज टू लो। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट वन किस कैटेगरी में जाएगा, प्रोडक्ट वन क्या है, हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर। प्रोडक्ट वन इज अ क्वेश्चन मार्क, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। प्रोडक्ट वन क्या है, क्वेश्चन मार्क है, राइट, इट्स अ क्वेश्चन मार्क। मार्केट ग्रोथ बड़ी स्टीप है, 84 मिलियन की मार्केट हो रही है 50 मिलियन से, लेकिन आपका मार्केट शेयर बहुत छोटा है उस मार्केट के अंदर, और क्लोजेस्ट कंपेटिटर आपका आपसे बहुत आगे है। अच्छा, प्रोडक्ट टू देखें, 150 मिलियन की मार्केट में 2019 में 150 मिलियन की मार्केट अब 154 मिलियन पे चली गई। हाँ जी, मार्केट ग्रोथ हाई है या लो है, कितने परसेंट ग्रोथ है, मतलब ऑलमोस्ट 2.6%, तकरीबन 2.5% ग्रोथ है, 2.5% ग्रोथ है मार्केट। तो मार्केट ग्रोथ इज वेरी लो। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट सैचुरेट कर चुकी है, मार्केट में मजीद डिमांड नहीं है, कस्टमर की अब मजीद ग्रोथ नहीं है, तो मार्केट हैज नाउ सैचुरेटेड। अब कस्टमर मजीद प्रोडक्ट डिमांड नहीं कर रहा। 150 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर था 78 मिलियन, मोर देन 50%।
56%, 53%, 53%, 53 ही बनता है ना, एक सेकंड, 78 मिलियन आपका शेयर है इन मार्केट ऑफ 150 मिलियन, 52%, सॉरी 52%, यस 52%। और अभी भी आपका शेयर जो है वो तकरीबन 53% ही है, 154 में 82, so 82 मिलियन डिवाइडेड बाय 154, so you are at 53% now। जबकि आपका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो कहाँ खड़ा है, आपके आधे पे खड़ा है, 26%। आपका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो आपका हाफ है, 26% पे खड़ा है, इट इज ओनली ऑन 26%। तो आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है? आपका मार्केट शेयर हाई है या लो है? मार्केट शेयर आपका बहुत हाई है, लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है या लो है? मार्केट ग्रोथ हाई है या लो है? मार्केट ग्रोथ इज वेरी लो। तो मार्केट शेयर हाई है, मार्केट ग्रोथ लो है, तो प्रोडक्ट टू क्या बना? इट इज अ कैश काउ, इट इज अ कैश काउ, प्रोडक्ट टू इज अ कैश काउ, राइट? समझ आ रही है ना? पेपर में एग्जैक्टली ऐसा क्वेश्चन आता होता है, यही फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, टेबल दिया जाता है, और टेबल से आपने नंबर क्रंचिंग करके आपने इवैल्यूएट करना होता है कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। पेपर में एग्जामिनर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन देता होता है, राइट? तो इससे कहते हैं कैश काउ। अच्छा, प्रोडक्ट 3 पे आ जाए, लेट्स टॉक अबाउट प्रोडक्ट 3। 40 मिलियन की मार्केट थी 2019 में, 80 में जा रही है 2023 में, 100% ग्रोथ, वाओ, 100% ग्रोथ। 40 मिलियन की मार्केट 100 मिलियन पे जा रही है, 100% ग्रो कर रही है, हाई, वेरी हाई मार्केट ग्रोथ, वेरी हाई मार्केट ग्रोथ। 40 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर था 3 मिलियन, 40 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर था 3 मिलियन, कितना? तकरीबन 7.5%, 7.5%। 80 मिलियन की मार्केट में आपका शेयर 12 मिलियन पे चला गया, यानी मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है आपका साथ साथ, आपका मार्केट शेयर भी बढ़ रहा है, 12 डिवाइडेड बाई 80, 15% पे आ गए हैं आप 15% पे आ गए हैं। और आपका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो 12% पे खड़ा है, आपका जो क्लोजेस्ट कंपेटिटर है वो 12% पे खड़ा है। आप करंट ईयर का भी निकाल के देख सकते हैं, 60 मिलियन में 8 का भी निकाल लें, चले करंट ईयर का भी निकाल लें, ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 60 भी करके देख लें, करंट ईयर में भी आप ज्यादा है, 13.3% पे। करंट ईयर में भी आपका मार्केट शेयर जो है वो 13.3 है, तो दैट्स अ स्टार प्रोडक्ट, यस दैट्स अ स्टार प्रोडक्ट। हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, ये आपका स्टार प्रोडक्ट है, ये आपका स्टार प्रोडक्ट है। मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, ठीक है, मार्केट शेयर भी हाई है, मार्केट ग्रोथ रेट भी हाई है, राइट? अच्छा, प्रोडक्ट 4 देखिए, 60 मिलियन की मार्केट है, 60 पे ही रह रही है, स्टेगनेंट, जीरो ग्रोथ, जीरो ग्रोथ। 60 मिलियन में आपका शेयर 2 मिलियन है, तकरीबन 3.5% ऑलमोस्ट, और अभी भी 3.5% ही है, ठीक है। जबकि क्लोजेस्ट कंपेटिटर कहाँ खड़ा है प्रोडक्ट 4 में? 29% पे, so that is a dog product, yes, thank you very much, that is a dog product, low growth, low market share। प्रोडक्ट 5 देखें, 100 मिलियन की मार्केट 150 पे आ गई, 50% ग्रो कर गई मार्केट, 100 मिलियन की मार्केट ग्रो करके 150 पे चली गई, तो 50% ग्रोथ हो रही है। 100 मिलियन में आपका शेयर 4% था, और अभी भी आपका शेयर तकरीबन 4% ही है, ठीक है, क्योंकि मार्केट अगर 150 पे गई तो आप भी 6.5 पे आ गए, लेकिन क्लोजेस्ट शेयर जो है वो आपका 20% पे है। तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट 5 क्या हुआ, ये भी क्वेश्चन मार्क, हाई मार्केट ग्रोथ बट लो मार्केट शेयर, ये भी क्वेश्चन मार्क है। तो इन पांचों प्रोडक्ट्स में पहला प्रोडक्ट जो है आपका और पांचवा प्रोडक्ट ये क्वेश्चन मार्क है, सेकंड प्रोडक्ट कैश काउ है, थर्ड प्रोडक्ट स्टार है, और चौथा प्रोडक्ट डॉग है। अब इसकी अगेन रेलेवेंट स्ट्रेटजी आपने बतानी है, अब इसकी आपने रेलेवेंट स्ट्रेटजी बतानी है। तो स्टार प्रोडक्ट, हाई मार्केट शेयर, हाई मार्केट ग्रोथ, प्रोडक्ट 3 हमारा स्टार है, 15% ग्रोथ चली गई है 7.5% से, एक्सट्रीम्स कंपेयर किया, इवन करंट ईयर में भी आप 13% पे खड़े हैं, ठीक है, विच मेक्स यू द मार्केट लीडर, क्योंकि करंट ईयर में आपका क्लोजेस्ट कंपेटिटर 12% पे खड़ा है, ठीक है ना। कैश काउ प्रोडक्ट 2 है, आपका टोटल शेयर 53% है, दैट मेक्स यू मार्केट लीडर, बट द मार्केट हैज गॉन स्टेबल, द मार्केट हैज गॉन स्टेगनेंट। प्रोडक्ट 3 आपका डॉग प्रोडक्ट है, सॉरी प्रोडक्ट 4 आपका डॉग प्रोडक्ट है, लो मार्केट शेयर, सिर्फ 3% पे आपका शेयर है एज कम्पेयर टू 29%, ठीक है। प्रोडक्ट 1 एंड 5 आपके क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है ना, लो शेयर बट हाई ग्रोथ, राइट। अब कंपनी को स्ट्रेटजी क्या बनानी है, कंपनी को देखना है कि प्रोडक्ट 2 चूंकि कैश काउ है तो इसके कैश फ्लो से फायदा हासिल करना है, इससे आने वाला कैश फ्लो कैटेगराइजेशन एक्सट्रीम कंपैरिजन करके करनी है, कैटेगराइजेशन आपने एक्सट्रीम कंपैरिजन करना है, बाउंड्रीज को कंपेयर करना है कैटेगराइजेशन करते हैं, क्योंकि यही आपको ट्रेंड दिखाएगा ना, एक्सट्रीम वैल्यू ही आपको पूरा ट्रेंड दिखाएंगी, ठीक है, तो आप एक्सट्रीम वैल्यूज पे रहेंगे, राइट, बिकॉज दैट विल शो यू द ओवरऑल ट्रेंड, इससे आपको ट्रेंड का पता लगेगा। अच्छा जी, स्टार प्रोडक्ट 3 है आपका, इसमें इन्वेस्ट करना है ताकि कल का कैश काउ ये बने। डॉग को आपने अबंडन कर देना है अगर डॉग नेगेटिव कैश फ्लोज दे रहा है, अदरवाइज थोड़ा देर के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। क्वेश्चन मार्क के लिए डिसीजन लेना है कि क्या इनमें इन्वेस्ट करना है या क्या इनको डाइवेस्ट कर देना है, ठीक है। प्रोडक्ट 4, फॉर ऑल द प्रोडक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ प्रोडक्ट 4 जिसे आप अबंडन कर रहे हैं, द कंपनी शुड आल्सो कंसीडर वेज ऑफ मेकिंग द प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल।
डॉग्स को आप ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते, डॉग्स आर ऑलवेज अल्टीमेटली डाइवेस्टेड, डॉग्स को आप हमेशा अल्टीमेटली आप डॉग्स को डाइवेस्ट ही करते हैं। अ फर्म कैन नेवर मेक डॉग्स मोर प्रॉफिटेबल, कंपनीज जो है वो डॉग्स को कभी भी ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं बना सकती, दे ऑलवेज डाइवेस्टेड, राइट। तो ये आपने साथ साथ स्ट्रेटजीज भी बतानी है, यू आल्सो हैव टू टेल द स्ट्रेटजीज, ओके। इसकी एक पास्ट पेपर एग्जांपल देखते हैं। विंटर 2019 में एग्जामिनर ने क्वेश्चन किया बीसीजी के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। विंटर 2019 में बिल्कुल ऐसा ही सवाल था, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन था जिसमें एग्जामिनर ने आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला ही सवाल था पेपर का, 14 नंबर का पहला ही क्वेश्चन था पेपर में, 14 मार्क्स का। देखिए, कंपनी की ना अपनी अपनी रिस्क सीकिंग एबिलिटी होती है, हर इदारे का ना अपना अपना एक रिस्क बिहेवियर होता है। अगर तो कंपनी रिस्क सीकर है तो फिर वो क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्ट करेगी, लेकिन अगर कंपनी रिस्क एवर्स है तो वो क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्ट नहीं करेगी। अगर कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है, मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है, देन दे माइट इन्वेस्ट इन क्वेश्चन मार्क, बट इफ दे आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक दे माइट नॉट इन्वेस्ट। इट इज पॉसिबल दैट अ फर्म हैज टू डिफरेंट क्वेश्चन मार्क्स, सो दे माइट इन्वेस्ट इन वन एंड माइट अबैंडन द अदर। ये प्योरली डिपेंड करता है मैनेजमेंट की इनसाइट्स के ऊपर, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स के ऊपर, उनकी अपनी डिसीजन अप्रोच के ऊपर, उनकी डिग्री ऑफ ऑप्टिमिज्म के ऊपर। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी बेस पे आप ये डिसाइड करते हैं दैट वेदर टू इन्वेस्ट इन क्वेश्चन मार्क्स और वेदर टू विड्रॉ देम, राइट। इत्तेहाद लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स बनाती है और बेचती है। इत्तेहाद लिमिटेड 3 प्रोडक्ट बनाती है और इन तीनों प्रोडक्ट का डेटा आपको दिया है। फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने इसको ट्रांसपोज कर दिया है मैट्रिक्स को, ठीक है। हमने जो एग्जांपल पढ़ी है उसमें हमने ईयर देखे थे रोज में, और हमने प्रोडक्ट देखे थे, सॉरी ईयर देखे थे हमने कॉलम में, और प्रोडक्ट देखे थे हमने रोज में। यहाँ उन्होंने रिवर्स कर दिया, उन्होंने प्रोडक्ट कॉलम में दे दिए, ईयर रोज में दे दिए, सिर्फ ये फर्क है, ठीक है जी। फातिमा जी हैव अ क्वेश्चन। फातिमा आपने हाथ रेज किया, आपका सवाल कोई? सेवनटीन 18 19 ईयर से एवरेज कर सकते हैं? नहीं नहीं, दैट्स अ टू लॉन्ग टाइम फ्रेम। देखिए अल्टीमेटली मार्केट का जितना टाइम फ्रेम बढ़ा देते हैं ना, मार्केट के अंदर चेंज पैटर्न उतने स्लो हो जाते हैं। टिपिकली 4-5 सालों में हम मार्केट का ट्रेंड देखते हैं, 4-5 सालों में ट्रेंड देखते हैं हम, 17 18 19 साल तो। अच्छा, आप 2017 18 19 की बात कर रही हैं? अच्छा अच्छा, आई एम सॉरी, अच्छा अच्छा, 2017 2018 2019, यस यस। लेकिन एवरेज करने का फायदा नहीं है, क्योंकि एवरेज हमें ट्रेंड पता नहीं लगेगा ना भाई। अगर आप एवरेज कर लेंगे एक्चुअल मार्केट साइज को, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वन की 132 से 133 थी, तो एवरेज हमें पता क्या लगेगा? व्हाट वुड वी गेट फ्रॉम डूइंग एवरेज ऑफ दीस 3 नंबर्स? एवरेज हमें पता नहीं कुछ लगेगा ना। एवरेज करना फायदेमंद नहीं है, क्योंकि आपको टाइम लाइन पे कंपैरिजन करना है ना। एवरेज करने का मतलब है कि आपने टाइम लाइन फैक्टर निकाल दिया बीच में से। एवरेज करने का मतलब है कि आपने टाइम लाइन का फैक्टर बीच में से माइनस कर दिया, राइट। तो टाइम लाइन जो है आपकी, उसे सामने रखना है। अच्छा, फहद ने सवाल किया, अगर एक कंपनी के लिए एक प्रोडक्ट डॉग है, यस वेरी राइट, बिल्कुल हो सकता है। एक प्रोडक्ट किसी एक कंपनी की डॉग कैटेगरी में आता है, तो उस किसी और कंपनी का उसी नेचर का प्रोडक्ट जो है उसका कैश का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई आपका प्रोडक्ट डॉग क्यों है? क्योंकि आपका मार्केट शेयर लो है ना उसका, तो किसी ना किसी का तो मार्केट शेयर हाई होगा ना उसकी प्रोडक्ट लाइन में, कि नहीं? यही तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, इंटर ऑपरेबिलिटी। इसे इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं। सर ये टर्म आपकी किताब में इस्तेमाल नहीं हुई थी। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज में नीचे हैं तो कोई उसी चीज में ऊपर होगा ना, इसे इंटर ऑपरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है। अब एग्जैक्टली अगर आप ये सिरप्स की बात करें, रूह अफ़ज़ा की बात करें, तो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो है वो स्टार है, लेकिन लेट्स से किसी और कंपनी का जो वही सिरप है वो शायद उसका डॉग प्रोडक्ट में हो, ठीक है। पॉसिबल, दिस पॉसिबल। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट लाइन में देखना होता है, कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट के लिए इसको इंप्लीमेंट करना होता है, ये बात याद रखिएगा। फर्म हैज टू लुक एट देयर ओन प्रोडक्ट लाइन, राइट। अच्छा जी, अब ये देखें, 3 प्रोडक्ट्स हैं और 3 प्रोडक्ट्स में हमने कंपैरिजन करना है। उसी तरह प्रोडक्ट वन की सेल दी गई है और मार्केट का पैटर्न दिया गया। 132 मिलियन की मार्केट 133 पे जा रही है। मार्केट ग्रोथ रेट हाई है या लो है? एविडेंस है कि लो है। मार्केट इज नॉट ग्रोइंग। 132 मिलियन की मार्केट थी, 132 मिलियन की मार्केट 133 पे जा रही है, तो मार्केट ग्रोथ रेट इज नॉट हाई, इज लो। 132 मिलियन में आपका शेयर 74 मिलियन था, ऑलमोस्ट 60%, तकरीबन 60%। अभी भी तकरीबन 60% है, लेकिन आपका प्रोडक्ट वन का क्लोजेस्ट प्लेयर 20% पे बैठा हुआ है। तो प्रोडक्ट वन क्या हुआ? इट्स अ इट्स अ कैश काउ, इट्स अ कैश काउ, यस। हाई मार्केट शेयर बट लो मार्केट ग्रोथ रेट, इट्स अ कैश काउ, ओके। ये एक्चुअल है। ये अच्छा, फोरकास्टेड भी ऐड कर लें तो आप लॉन्ग कंपैरिजन भी कर सकते हैं। मैंने एक्चुअल पे देख के डिसीजन ले लिया, लेकिन आगे के 2 साल भी तकरीबन सेम पैटर्न दिखा रहे हैं। 70 मिलियन की मार्केट गिर के 62 मिलियन पे आ गई है, नेगेटिव ट्रेंड है। अगेन मार्केट शेयर इज, मार्केट ग्रोथ रेट इज नेगेटिव,
तो मार्केट ग्रोथ रेट है ही नहीं, लो ही में काउंट करेंगे, नेगेटिव ग्रोथ भी लो में ही होती है। अच्छा, 3 मिलियन था 70 मिलियन में, अब 1 मिलियन रह गया 62 मिलियन में, जबकि क्लोजेस्ट प्लेयर 44% पे, और आपका शेयर हार्डली 4% है। तो प्रोडक्ट टू विल बी अ डॉग प्रोडक्ट, यस इट्स अ डॉग प्रोडक्ट। ये डॉग है, लो शेयर लो ग्रोथ, मार्केट ग्रोथ भी नहीं, वकास फिर आपने डॉग मार्केट ग्रोथ भी नहीं है और मार्केट शेयर भी नहीं, राइट। अब नाउ इट्स करेक्ट, थैंक यू वेरी मच, मैंने समझ आ गई थी पहले भी, डजंट मैटर, टाइपोज आर वेरी कॉमन, डोंट वरी। तो मार्केट शेयर भी नहीं है, मार्केट ग्रोथ भी नहीं है, राइट, दैट्स अ डॉग प्रोडक्ट। पार्ट 3 देखें, 100 मिलियन की मार्केट 190 पे जा रही है, 90% ग्रोथ मार्केट। लेकिन पेपर में भी उसने एक्सट्रीम वैल्यूज दी है ना, पेपर में भी एग्जामिनर ने एक्सट्रीम वैल्यूज दी है, तो पेपर में आपको इस तरह की वैल्यूज दी जाएंगी जो क्लियरली आपको ग्रोथ पैटर्न दिखा देंगी। पेपर में भी आपको, अगर आप करंट ईयर कंपैरिजन भी कर लें तो भी 40% ग्रोथ नजर आ रही है। अगर आप करंट ईयर कंपैरिजन भी कर लें, मतलब करंट एक्चुअल डेटा कंपैरिजन भी कर लें, तो भी आपको 40% ग्रोथ मिल रही है। 10 मिलियन 10% शेयर था यहाँ पे, और ये शेयर अभी भी तकरीबन 10% ही रहा, ठीक है, जबकि क्लोजेस्ट प्लेयर 37% पे बैठा हुआ है। तो दैट इज अ क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है, हाई ग्रोथ बट लो शेयर, ये डॉग है, लो ग्रोथ लो शेयर, ये कैश काउ है। और तीनों की अलग अलग स्ट्रेटजीज आपने बतानी है, आपने तीनों प्रोडक्ट लाइंस की अलग अलग स्ट्रेटजीज बतानी है, राइट। 14 नंबर का सवाल था ये, इट वॉज अ क्वेश्चन वर्थ 14 मार्क्स, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, 14 नंबर, और 14 मार्क्स में आपने ये सारे का सारा काम करना था, कॉम्प्रीहेंसिवली करना था। इनफैक्ट टेक दिस क्वेश्चन एज अ होम असाइनमेंट। इसी तरह का सवाल आपको कल टेस्ट में भी मिलेगा, उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। आई विल शेयर द सोल्यूशन ऑफ द टेस्ट वंस यू विल अटेम्प्ट इट, आप एक दफा जब टेस्ट को अटेम्प्ट कर लेंगे। अच्छा जी, इसके कुछ प्रैक्टिस का, अच्छा वीकनेसेस क्या है बीसीजी की, बीसीजी को डिफरेंट वेज में क्रिटिक करते हैं। बीसीजी दो इट्स अ वेरी कंपेटिटिव मॉडल, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मॉडल जो आपको कंपेटिटिव स्ट्रेंथ बता देता है आपकी प्रोडक्ट की, और डिटर्मिन कर लेता है अट्रैक्टिवनेस डिफरेंट प्रोडक्ट की मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, ठीक है। लेकिन बीसीजी मॉडल जो है, इसके अंदर नुकसान ये है कि बीसीजी assume that competitive strength of a product is market share and market growth only, and just two factors, but there are other factors as well, right? There are other factors as well that can, जैसे ब्रांड नेम है, अब ब्रांड नेम का जिक्र बीसीजी में नहीं है, ठीक है। एक प्रोडक्ट जो है उसकी मार्केट शेयर मार्केट ग्रोथ जो है उसके ब्रांड पे डिपेंड कर सकती है ना, तो ब्रांड नेम जो है इट इज नॉट डिस्कस्ड हियर, इट इज नॉट डिस्कस्ड हियर। अ प्रोडक्ट माइट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन इवन विद लो मार्केट शेयर बिकॉज उसका क्वालिटी, उसका ब्रांड जो है वो बहुत हाई है, ठीक है, क्वालिटी भी हाई है, ब्रांड भी हाई है, ठीक है। अदर फैक्टर्स फॉर एग्जांपल मार्केट साइज और मार्केट शेयर के अलावा और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कॉस्ट बेस, ठीक है, ब्रांड स्ट्रेंथ। फिर दे माइट बी प्रॉब्लम विद डिफाइनिंग ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द मार्केट, आप मार्केट के ज्योग्राफिकल एरिया को कैसे डिफाइन करेंगे। टिपिकली बीसीजी मैट्रिक्स इज वेरी डिफिकल्ट टू बी यूज फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज इसको यूज नहीं कर पाती, एमएनसीज के लिए इस मॉडल को यूज करना दुश्वार होता है, मुश्किल होता है, एमएनसीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज दिस मॉडल, एमएनसीज फाइंड इट डिफिकल्ट टू यूज दिस मॉडल, राइट। फिर बीसीजी मैट्रिक्स जो है, इट इज ओनली बेटर टू एनालाइज डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड एसबीयूज, इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनालाइजिंग द एंटायर मार्केट, या डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स को आप इसके थ्रू एनालाइज नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हाई रेट लो रेट की कैटेगराइजेशन बड़ी मुश्किल होती है, सर सिर्फ रीडिंग कर लें, जस्ट रीड इट, इस तरह की लिमिटेशन पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, बट जरा पढ़ लें। हाई, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10% मार्केट ग्रोथ है, हम अगर हाई कहते हैं तो क्या 9.9 जो है ये लो में काउंट होगा, कट ऑफ पॉइंट क्या है, मतलब सेंस नहीं बनती ना कि 9.9 जो है वो लो है और 10.1% जो है वो हाई है। अगर हम 10%, तो ये हाई लो की जो डिफ्रेंसिएशन है दैट इज क्वाइट प्रॉब्लमेटिक। बहुत सारे चैलेंजेस हैं बीसीजी के, ओवर सिंपलिस्टिक मॉडल है, ओवर सिंपलिस्टिक फ्रेमवर्क है, just use two dimensions for the purpose of evaluating the different product lines, right? So this concludes our third chapter. थर्ड चैप्टर में डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन रिकमेंड, ये तो अभी हमने सवाल डिस्कस किया ना, ये पास पेपर क्वेश्चन ही है 3.2 जो भी हमने डिस्कस किया, तो वी जस्ट डिस्कस दिस क्वेश्चन। 5 फोर्सेस मॉडल यूज करके अट्रैक्टिवनेस डिटरमिन करना है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर कीजिएगा। ये 3.1 ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है 5 फोर्सेस मॉडल के ऊपर, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये आपने खुद से करना है प्रैक्टिस। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन जो है ये मैंने आपको टेस्ट में दिया है, ये टेस्ट मैंने अभी आपको बता दिया, ये वाला सवाल आपके टेस्ट में है, ठीक है, दिस क्वेश्चन इज इन योर टेस्ट, आप इसको टेस्ट में देखें, ये भी बीसीजी के ऊपर है। दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन है, सैलून एंड कॉस्मेटिक, और इनको आपने बताना है कि ये किस कैटेगरी में है। अच्छा जी, ये नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, इसको बेशक देख लें, अदरवाइज इसका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, ये भी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये जरूर देखें क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रही है और उसके साथ आपको 5 फोर्सेज मॉडल के बारे में पूछा जा रहा है कि आप हर सिनेरियो में बताएं डिग्री ऑफ कंपटीशन 5 फोर्सेज मॉडल यूज करते हुए। तो 3 तो ये नोट कर लें प्लीज, नोट कर लें। 3.1 ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद करने हैं, फिर जो क्वेरीज होंगी वो हम एड्रेस करेंगे, ये हमने डिस्कस कर लिया। एक्चुअली टाइम कलील होने की वजह से हम बहुत सारे क्वेश्चन क्लास में डिस्कस नहीं कर पाते, तो आए
एक्चुअली वांट यू पीपल टू प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस एट योर ओन, और फिर जो क्वेरीज आए वो हम डिस्कस करें। तो 3.1 आपने करना है, 3.2 हमने कर दिया है, 3.3 कल टेस्ट का क्वेश्चन है, इसको भी जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। एक सवाल टेस्ट में ये ऐड मैंने किया है, मैंने अभी बता दिया आपको। 3.9, 3.1, 2, 3.1, 2, 3 and 9, right? Test is going to be from first 3 chapters, 1, 2 and 3 बेटा। जुबैर ने क्वेश्चन किया है कि उसकी आज पहली क्लास है तो क्या टेस्ट थर्ड चैप्टर का होगा। टेस्ट बेटा फर्स्ट 3 चैप्टर्स का होगा, जितना आप कंफर्टेबली अटेम्प्ट कर पाए। अगर आपने पहले दोनों चैप्टर्स की रिकॉर्डिंग ले ली है तो दैट्स वुड बी गुड। अदरवाइज यू नो इट्स जस्ट टेस्ट सिर्फ एक प्रैक्टिस होती है, ऑफ कोर्स इसको आप प्रैक्टिस के तौर पे करेंगे तो यू कैन जस्ट यू नो हैव इट, यू कैन जस्ट मेक एन अटेम्प्ट टू यू नो ट्राई इट, राइट। अच्छा जी 3.9, उसके बाद 3.10 छोड़ दें क्योंकि ये मार्केट सेगमेंटेशन का टॉपिक है, ये रेलेवेंट है यहाँ पे, हम आगे जाके पढ़ेंगे। 11 भी छोड़ दें, ये भी रेलेवेंट है यहाँ पे, ये मार्केटिंग है। तो कितने सवाल आपको दिए मैंने? 3.1, 2, 3, 6 एंड 9, 3.1, 2, 3 एंड 9, 4 सवाल, ठीक है। टेस्ट में कितने मार्क्स सिनेरियो बेस्ड होगा? सारा सिनेरियो बेस्ड होगा तकरीबन, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं है कोई टेस्ट में मेरा ख्याल, इफ यू आर आस्किंग सिनेरियो बेस्ड। उमर, जैसे मैंने पहले भी बताया, ग्रुप में भी मैंने मैसेज किया कि जो पैक में ऑलरेडी बुक अवेलेबल है उसको, अगर तो आपके पास बीएमएस की पुरानी किताब मौजूद है तो फिर आप पैक की एसटीएम की नई किताब ना लें। बीएमएस की किताब में मैं चेंजेस आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, करता रहूँगा, साथ साथ आपको बता दूँगा। अगर आपके पास सिरे से कोई किताब है ही नहीं तो फिर अभी जो रेडिली अवेलेबल एडिशन है वो आप मंगवा लें, उसमें जो चेंजेस हैं वो मैं साथ साथ रिकमेंड करता जा रहा हूँ, ठीक है। उन्होंने चैप्टर नंबर 3 का 1, 2, 3 का कंबाइंड टेस्ट है कल। 1, 2 क्योंकि आखिरी टॉपिक था हमारा, इसमें सिर्फ 2 मॉडल आज हमने डिस्कस किए हैं, वो भी बड़े सिंपल सिंपल से। तो 1, 2, 3 का कंबाइंड टेस्ट है, कल अपलोड होगा और उसमें आपको टाइम दिया जाएगा तकरीबन 1 या 2 दिन का या हर 3 दिन का, जिसमें आपने उसे अपडेट अपना अटेम्प्ट करके जमा कराना है, राइट। हाँ हाँ, तो ये जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ आप इनको प्रिंट आउट करा लें, ये किताब ही है एक्चुअली, ये किताब के नोट्स ही हैं, मैं आपको जो हैंड आउट मुहैया कर रहा हूँ, यू कैन जस्ट गेट देम प्रिंटेड, आप इनको प्रिंट कराएं आराम से, ठीक है, यू विल हैव देम। ठीक है जी, ऑल गुड। सो वी कंक्लूड आवर थर्ड चैप्टर। अच्छा मुझे बताएं अपनी अपनी अवेलेबिलिटी, अगर हम संडे इवनिंग सेम टाइम पे क्लास शेड्यूल करें एक क्लास, तो आप लोग अवेलेबल होंगे? आज के लर्निंग आउटकम्स 2 हैं हमारे, आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स 2 हैं। पहला स्ट्रेटेजिक ग्रुप एनालिसिस, दूसरा बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स। चलें प्लीज देन काइंडली मेक दिस जी सेम टाइम, हमारी जो क्लास का टाइम है 8:30 पे। अभी फिलहाल तो हम मेक शिफ्ट कर रहे हैं ना, जो हमारी 2 क्लासेस मिस हुई अनफॉर्चुनेटली, एक मेरी बीमारी की वजह से और दूसरा कल मेरी एक मीटिंग की वजह से, अभी तो हम उसका मेक शिफ्ट कर रहे हैं ना। वैसे डेफिनेटली हमें अपने नंबर ऑफ आवर्स थोड़े से इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि एसपीएम के लिए जो रिकमेंडेड नंबर ऑफ आवर्स हैं दे आर एटलीस्ट 80, लेकिन जो हमारे स्केजुअल नंबर ऑफ आवर्स जो हमें पैक में दिए हैं वो तकरीबन 60 के करीब है, तो हमें अभी कम से कम 20 आवर्स का प्लानिंग करनी है बीच में। तो वो मैं अभी एक डिस्कशन में हूँ विद द मैनेजमेंट एंड यू विल बी कम्युनिकेटेड वट एवर डिसीजन वुड बी टेकन, बट फॉर दिस संडे 8:30 to 10 PM हम अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं, ठीक है जी। इस संडे को हम अपनी एक एक्स्ट्रा क्लास कर रहे हैं, मैं ग्रुप पे भी इसको दोबारा अपडेट कर दूंगा, रिमाइंडर इंशाल्लाह मैं संडे को मॉर्निंग में ग्रुप में भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। और इंशाल्लाह संडे को हम अपना 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटरनल एनालिसिस का। तो फार हम स्ट्रेटेजिक पोजीशन के 2 कंपोनेंट्स पढ़ाए हैं, एक हम एक्सपेक्टेशन ऑफ स्टेक होल्डर एंड बिजनेस पर्पस डी एमिशन, दूसरा एनवायरनमेंट। अब तीसरा पोजीशन का पिलर है इंटरनल एनालिसिस, उसमें 2 चैप्टर्स हैं, 4th एंड 5th चैप्टर। 4th चैप्टर है उसमें आपके पास इंटरनल रिसोर्स असेसमेंट के ऊपर, और 5th चैप्टर है उसमें आपका कंपैटिटिव एडवांटेज के ऊपर, राइट। So 2 chapters are going to be covered in the domain of internal analysis. Inshallah that we will talk about on Sunday. Okay. Have a nice evening. इंशाल्लाह संडे को मिलते हैं, अपना ख्याल रखें। ये चैप्टर मैं आपको भेज देता हूँ अपडेट करके, ठीक है जी। आई विल बी शेयरिंग दिस चैप्टर इन द अपडेटेड फॉर्म। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।